सो विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इजी है और ऑफ कोर्स ऐसे टाइप के क्वेश्चन में टाइम बचा सकते हो। तो टाइम कैसे बचता है पहले वो समझ लो। द वेलोसिटी v इन सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t। तो वेलोसिटी आपको बोला है इन टर्म्स ऑफ टाइम t बाय द रिलेशन v इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c। द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c आर। तो आपको डायमेंशन फाइंड करने हैं ए के, बी के और सी के। तो हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। मैं पहले पूरा मेथड बता देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। आपको इक्वेशन दिया है v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। और एज यू रिमेंबर एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सबके डायमेंशंस सेम होंगे। तो v के डायमेंशंस इक्वल टू ए टी के डायमेंशंस इक्वल टू b अपॉन टी प्लस सी के डायमेंशंस। फिर मैंने आपको बताया था कि आप दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड तब कर सकते हो जब दोनों के डायमेंशंस सेम हो। तो c और t के डायमेंशंस क्या आएंगे? सेम। मतलब t रेज टू क्या आएगा? 1। आपका क्वेश्चन यही खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें c की वैल्यू क्या दिया हुआ है? t। डायमेंशन ऑफ a b एंड c, तो c क्या है? t। c इक्वल टू t। तो एक ही ऑप्शन था ऐसा, बाकी जगह पर टी स्क्वायर एल टी स्क्वायर एल। तो एक्चुअली क्वेश्चन यही खत्म हो गया। तो ये है सबसे शॉर्टकट मेथड। जब क्वेश्चन तुम रीड कर रहे थे तब समझ में आया कि टी प्लस सी है, टी प्लस सी मतलब सी के डायमेंशन होना चाहिए टाइम के डायमेंशंस। तो पहले ऑप्शंस देख लो, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे सी के डायमेंशन इज इक्वल टू टाइम, तो ऑप्शन सी। फिर पूरा सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व कर लो। पूरा सॉल्व करने के लिए ए के भी फाइंड करने पड़ेंगे ना। तो ए के डायमेंशंस क्या आएंगे? v अपॉन टाइम, v अपॉन टाइम। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ v? L1 t माइनस 1 और t1। ये ऊपर जाके t माइनस 2 हो जाएगा ना, 1 ऊपर गया तो माइनस 1 माइनस 1, तो L1 t माइनस 2 है क्या? L1 t माइनस 2, यस। देन अभी क्या बचा? b। तो b के भी वैसे ही फाइंड कर लो। तो v के डायमेंशंस मतलब b के डायमेंशंस अपॉन t प्लस c के डायमेंशंस। तो b के डायमेंशंस मतलब दिस इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v इनटू डायमेंशंस ऑफ t प्लस c। v के डायमेंशंस होते हैं L1 t माइनस 1 और टाइम जो टाइम है तो ये t1 हो गया, तो कितना हो गया? L1। तो b कितना आ गया? L1। b कितना आ गया? L1। क्वेश्चन खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, डन। यस, नो। m1 l minus 1 t minus 2 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग क्वांटिटी। इसमें से m1 l minus 1 और t minus 2 कौन सा क्वांटिटी है ऐसा पूछा है आपको। स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, प्रेशर, ऑल ऑफ द थ्री क्वांटिटीज। तो सबसे पहले स्ट्रेस मैंने बताया ही था, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, लेकिन स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। मतलब यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेस के डायमेंशंस क्या है? सेम है। तो स्ट्रेस के डायमेंशंस, यंग्स मॉड्यूलस के डायमेंशंस और प्रेशर के डायमेंशन क्या है? सेम है। और वो क्या आता है? m1 l minus 1 t minus 2। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑल द अबव थ्री क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आपको अभी, क्योंकि हमने कल ही ये सब देखा, तीनों के तीनों कल हमने सॉल्व किए थे, तो यू डोंट हैव टू सॉल्व इट नाउ। अगला क्वेश्चन, गुड। अ फोर्स F is given by F equal to AT plus BT square where T is time. What are the dimensions of A and B? सिंपल क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन दिया है फोर्स इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर और आपको पूछा है ए और बी के डायमेंशन बताओ। फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फोर्स के डायमेंशंस इज इक्वल टू ए इंटू टी के डायमेंशंस इज इक्वल टू बी इंटू टी स्क्वायर के डायमेंशंस। तो ए के डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो फोर्स अपॉन टाइम के डायमेंशंस आएंगे।
फोर्स का डायमेंशन भी याद होना चाहिए, m1 1, वेरी गुड, और नीचे आएगा t1, तो ये हो जाएगा m1 l1 t माइनस 3। सिमिलरली b के डायमेंशंस आएंगे आपके, b विल बी f अपॉन टी स्क्वायर, तो फोर्स अपॉन टी स्क्वायर, फोर्स m1 l1 t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका m1 l1 t माइनस 4। हो गया। कहाँ पे है a एंड b, तो देखो m1 l1 t माइनस 3, m1 l1 t माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, the fundamental physical quantities that have same dimensions in the dimensional formula for torque and angular momentum are, पहले तो क्वेश्चन समझ लो, द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इन दोनों में से मतलब चार ऑप्शन है, चारों में दो दो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास टाइम, टाइम लेंथ, मास लेंथ एंड टाइम मोल। तो इन्होंने बोला है द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव सेम डायमेंशंस, मतलब मास का पावर और टाइम का पावर सेम होना चाहिए, राइट, इन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में फिजिकल क्वांटिटीज का पावर सेम होना चाहिए, ऐसे कौन से दो क्वांटिटीज हैं? तो पहले एक काम करना, सबसे पहले टॉर्क होता क्या है पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कल मोमेंट ऑफ फोर्स, याद है क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स? मोमेंट ऑफ फोर्स कल तो बताया था, डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए, मतलब रोटेट करने के लिए एक फोर्स लगाते हो, उस फोर्स का एक्सिस से डिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई करते हो, उसको क्या बोलते हो? मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? लीनियर मोशन, और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? रोटेशनल मोशन। फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? लीनियर मोशन। और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? अब इस मोमेंट ऑफ फोर्स का और एक नाम है टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? तो टॉर्क मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स खुद क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। कल तो देखा था, तो अभी याद रखना, थोड़ा मैं और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, बेटर ऑफ। लीनियर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? फोर्स। रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? मोमेंट ऑफ फोर्स। उसका और एक नाम क्या है? टॉर्क। बट टॉर्क दो टाइप के होते हैं। अभी दो टाइप के कौन से? तो यहाँ ध्यान दो, ये है डोर, डोर, इसको ओपन या क्लोज करना है, और ये उसका है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर मुझे इस डोर को ओपन या क्लोज करना है तो मैं एक फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाओगे ना कि अपने आप खुलेगा। लास्ट बेंच, यहाँ ध्यान दो, इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक छूट गए ना तो गए, यहाँ ध्यान दो। तो ऐसा है, डोर को क्लोज या ओपन करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे तुम फोर्स लगाते हो उसको बोलते हो पॉइंट ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब फोर्स, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। जिस डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगाओगे, क्योंकि ऐसा है कि दरवाजा ओपन या क्लोज करते वक्त हम कैजुअली फोर्स लगा देते हैं, हम ये थोड़ी सोचते हैं कि मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया क्या, कि मैंने किसी और डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगाया। दरवाजा खोलना है, बंद करना, क्या करते हैं? धक्का दे देते हैं। डिड यू एवर थॉट कि दरवाजा खोलने के लिए ये दरवाजा है, मुझे इसको ओपन करना है, हम ऐसा थोड़ी करते कि नहीं मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा। ऐसा करते हो क्या? नहीं। अब तो बस ऐसा 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 कहीं भी से उसको धक्का मारते रहते हो, ऐसा ही होता है ना। तो जिस डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगता है उसको बोलते हो लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है वो क्या होता है? और जिस डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगता है वो कौन होता है? लाइन ऑफ एक्शन। तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन।
और ये फोर्स लगा दिया आपने F, ये वही फोर्स है। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कौन है? लाइन ऑफ एक्शन, LOA, लाइन ऑफ एक्शन। और ये कौन है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दोनों में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, और शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनता है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड, इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट आर्म। आगे सीखना ही है तो अब भी बता देता हूं, मोमेंट आर्म। तो व्हाट इज टॉर्क? फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, फोर्स इनटू, बराबर, पक्का पक्का। यहाँ पे कितने फोर्स लगाए तुमने डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए? एक। कितने? इसलिए इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। अभी कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया और मैंने एक फोर्स यहाँ लगा दिया, एक फोर्स यहाँ लगा दिया, राइट। तो इस केस में क्या होगा? क्या होगा? सर्कुलर मोशन मतलब क्या होगा? क्या होगा? रोटेशन। क्या होगा? लेकिन यहाँ पे रोटेशन एक फोर्स ने किया क्या? नहीं, दोनों ने मिलके, दोनों ने। तो इन दोनों को मिलके बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं? कपल। और दोनों कपल ने मिलके क्या किया? रोटेशन। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ कपल। क्या हो गया ये? मोमेंट ऑफ कपल का भी नाम टॉर्क है, मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम भी टॉर्क है। और मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला होता है दोनों में से कोई भी एक फोर्स, एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होता है? इनटू। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स, वो भी क्या था? फोर्स इनटू डिस्टेंस। और मोमेंट ऑफ कपल भी क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो टॉर्क दोनों के लिए कॉमन नेम है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब सिंगल फोर्स की बात चल रही है, सिंगल फोर्स, सिंगल फोर्स, उसमें बोलते हैं इसको मोमेंट ऑफ फोर्स। जब दो फोर्स मिलके रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं तो मोमेंट ऑफ कपल। तो आगे से टॉर्क कहीं पे भी सुना ना, टॉर्क, तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। और फोर्स होता है m1 l1 t-2 और डिस्टेंस होता है l1। तो ये आ गया आपका m1 l2 t-2। यहाँ तक क्लियर? ये अभी तक तो सिर्फ टॉर्क हुआ। फिर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा तो, mvr। क्या था फॉर्मूला? mvr, मास इनटू स्पीड इनटू डिस्टेंस, रेडियस। मास मतलब m⁻⁴, वेलोसिटी मतलब l1 t-1, और ये भी क्या है? l1, बराबर, करेक्ट। तो m1 l2 और t-1, बराबर। यहाँ पे m का पावर क्या है? यहाँ पे क्या है? l का पावर क्या है? यहाँ पे क्या है? सेम है क्या? तो मास एंड लेंथ हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। तो पहला सबसे स्टेप 1 ये होता है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, समझेगा तो सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन का सिर्फ मतलब इतना था, दोनों कौन से दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशन सेम आ रहा है, मतलब पावर सेम आ रहा है, किसमें? टॉर्क के फॉर्मूला और एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला में। हो गया। तो मास और लेंथ का पावर सेम है। अगला क्वेश्चन। हाँ, ये भी अच्छा है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2-3 तरीके से सॉल्व होता है, और धीरे 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 देखोगे तुम। मैं स्पेसिफिकली जेई नीट के क्वेश्चंस को मेथड 1, मेथड 2, जहाँ पे जरूरत हो मेथड 3, 2-3 मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ। इन चारों में से कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ जैसा है? तो एक काम करना, एनर्जी, चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, आई ट्राई टू
आई विल ट्राई टू डू इट बाय टू डिफरेंट मेथड्स। तो देखते हैं, ट्राई 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 तो कर ही सकते हैं ना। एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ हुआ तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। एनर्जी के डायमेंशंस क्या होता है? m1 l2 t माइनस टू। मास क्या होता है? m1। लेंथ होता है m1 कैंसल, l2 में से एक गया तो क्या आया? l1 t माइनस टू। बराबर, सही है। व्हाट इज l1 t माइनस टू? एक्सीलरेशन। हो गया, ये मेथड 1 था। सोचते हैं, थोड़ा थोड़ा सा सोच के देखते हैं कुछ हो पाता है क्या हमसे। मेथड 2, लेट अस थिंक। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। एनर्जी, आपको याद है क्या? एनर्जी और वर्क एक ही चीज होती है, याद है? और वर्क क्या होता है पता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस ही होता है ना, हाँ कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। मास, और ये क्या है? लेंथ। बराबर, करेक्ट। अब थोड़ा सा सोचो, डायमेंशनली सोचो, फॉर्मूला बनाना है वैसा सोचो, वो आपकी मर्जी है। x मतलब डिस्टेंस और लेंथ भी डिस्टेंस, x मतलब डिस्टेंस और लेंथ भी। तो डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब मीटर मीटर क्या हो गया? कैंसल। क्या बचा? फोर्स अपॉन मास कौन होता है? एक्सेलरेशन। कौन होता है? तो ऐसा भी आ गया। ये मेथड 2 है, करेक्ट। डायमेंशन निकालना ही नहीं पड़े हमको, सिर्फ सोचना पड़ा कि फोर एनर्जी तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस के डायमेंशन कैंसिल हो गए। फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास होता है एक्सेलरेशन। हो गया, खत्म, डन। तो अभी इसी फॉर्मूला को, ये सेम फॉर्मूला को तुम थोड़ा और अलग तरीके से सोच सकते थे। ये एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ, एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ। अगर तुमको एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला याद है, एक तो देख लिया वर्क, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन मास इनटू लेंथ। मास मास डायमेंशनली कैंसल, डायमेंशनली गया, हाफ तो नंबर है उसका तो नहीं आएगा। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर, और नीचे लेंथ बचा, वो किसमें है? मीटर। मीटर मीटर भी गया तो क्या बचा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो भी क्या है? एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो ये भी आ गया एक्सेशन। रुको, और एक है, और एक है, चलते जाएगा ऐसा। यही फॉर्मूला, सपोज मुझे एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे पोटेंशियल एनर्जी याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। mgh, नीचे मास है और नीचे क्या है? लेंथ है। बराबर, मास और मास डायमेंशनली कैंसल, हाइट मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लेंथ, तो कैंसल, क्या बचा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुम बोल रहे हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब क्या है? वो एक्सेलरेशन है। आंसर क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो ऐसे आपको धीरे धीरे ये मेथड डेवलप करनी है। ये मत लिखो अब, ये कैसा है कि आप खुद से भी ट्राई करो। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इन चारों में से कौन से दो पेयर है ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला? अभी मैंने बताया था वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। टॉर्क भी क्या होता है? तो दोनों के डायमेंशन से आएंगे सेम। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट हमने कल देखा था, यस सेम आता है क्या? यस, वो तो कल ही देखा था। टेंशन एंड सरफेस टेंशन कल ही बताया था। टेंशन फोर्स होता है और सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है। टेंशन क्या होता है? फोर्स। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। टेंशन क्या होता है? और किस में होता है? रस्सी में। किस में होता है? सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। किस में होता है? लिक्विड्स में। तो हो गया खत्म। सी, इन दोनों के सेम नहीं है। और ये भी तो कल देखा था ना, इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम। तो ऐसा याद रखो, अभी धीरे धीरे याद रखना चालू करना पड़ेगा, तो याद रहेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन। हाँ, अभी इसके लिए
थोड़ा सा पहले मैं बताता हूँ मैथमेटिक्स, थोड़ा सा टेंशन मत लो, सिंपल है। अगले चैप्टर में वैसे भी करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज मैथमेटिकल मेथड्स। अभी फिजिक्स में मैथमेटिकल मेथड्स नाम का चैप्टर का क्या काम आया, उसका पूरा नाम है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स। मतलब फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मैथ्स लगने वाला है वो। ओवरऑल फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पता होना ही चाहिए, ज्योमेट्री पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये सब। और आपको पता होना चाहिए कैलकुलस, सुना है क्या नाम कैलकुलस? नहीं? तो कैलकुलस नाम का पूरा एक टॉपिक आप मैथ्स में सीखोगे। और कैलकुलस सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर 11th 12th एंड इंजीनियरिंग एंड फॉर योर CET एंड फॉर योर JEE। तो कैलकुलस लगभग 30 to 40% मार्क्स कैलकुलस पे होते हैं। कैलकुलस में होता है डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको तुम डेरिवेटिव्स बोलते हो, और होता है इंटीग्रल कैलकुलस जिसको तुम इंटीग्रेशन बोलते हो। डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको तुम बोलते हो डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, और होता है इंटीग्रल कैलकुलस जिसको तुम बोलते हो इंटीग्रेशन। वो बहुत हाई फाई वर्ड्स है, उसको सिंपल बनाएंगे अब। मैं अभी आज के लिए सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव्स का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। ये सब रियल लाइफ के एग्जाम्पल से लेंगे हम समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मेरा घर है, एग्जाम्पल मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, इमेजिन इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे समवेयर, और थोड़ा गर्मी लग रहा है, टेम्परेचर T1 है। तो मेरा बारे बाप रे बहुत गर्मी है, मैं चला अंदर। तो मैं आ गया अंदर, अंदर टेम्परेचर कितना है T2, कम टेम्परेचर है। तो मैं बाहर से अंदर आया, कितना डिस्टेंस कवर किया x। क्या चेंज हो गया, क्यों चेंज हुआ? डिस्टेंस की वजह से, पोजीशन की वजह से। क्या चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ? पोजीशन। डिस्टेंस मत बोलो, इसको क्या बोलो? पोजीशन। क्या चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ? तो टेम्परेचर को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे। इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब टेम्परेचर कैसे पोजीशन पे डिपेंड करता है? ऐसा नहीं है, टाइम पे भी करता है। सुबह उठोगे तो गर्मी नहीं लगती, दोपहर आते आते बहुत ज़्यादा हीट हो गया, राइट? तो क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर। क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट इज टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट इज टाइम। डिपेंडेंट इज, इंडिपेंडेंट इज, वेरी गुड। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, या फिर टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन मतलब डिपेंड करना। है तो क्लियर? बराबर, पक्का पक्का। अब मैं टाइम का छोड़ दो, मैं फिलहाल पोजीशन का लेता हूँ। 1 मीटर पोजीशन चेंज करने में, 1 मीटर पोजीशन चेंज करने में टेम्परेचर में जितना चेंज हुआ उसको ऐसा लिखते हैं dt/dx। 1 मीटर क्या चेंज किया? पोजीशन। टेम्परेचर क्या हो गया? चेंज, राइट? तो हाउ मच इज द चेंज इन टेम्परेचर इन 1 मीटर? इसको ऐसा लिखते हैं dt/dx। फिर d का मतलब क्या था? स्मॉल वैल्यूज, तो dt/dx। इसको इन जनरल मैथ्स में बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया? हाउ वन फिजिकल पैरामीटर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। हाउ वन फिजिकल पैरामीटर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। हाउ वन फिजिकल पैरामीटर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। बराबर, करेक्ट। अब मैंने अभी बताया था कि टेम्परेचर तो टाइम के साथ भी चेंज होगा ना, होता है कि नहीं? होता है। तो ये भी क्या है? डेरिवेटिव। ये भी क्या है? डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ न्यूटन। तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर पास्कल सेकेंड। इसके भी 2 मेथड है सॉल्व करने के लिए, 2 है। एक तो आप यूनिट्स में कर लो, दूसरा आप डायमेंशन से कर लो, तुम्हारी मर्जी। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अभी फोर्स खुद ही न्यूटन होता है, तो सेम हुआ क्या? नहीं। तो ये आएगा क्या? नहीं। एनर्जी क्या होता है?
फोर्स इंटू डिस्टेंस, अभी तो बोला तुमने, एनर्जी इज वर्क, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू मतलब न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू, तो ये भी तो नहीं हो सकता ना, हमको तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। प्रेशर होगा क्या? नहीं, तो बचा कौन? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मेरा एम सिर्फ आपको आंसर बताना नहीं है, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं, तो कॉन्सेप्ट भी अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा, याद रहे ठीक, नहीं रहे तो 12th में आएगा ही। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैंने एक हनी का ड्रॉप लिया, शहद, और एक पानी का ड्रॉप लिया, दोनों को एक ही सरफेस पे छोड़ दिया, पहले नीचे कौन आएगा? ऐसा क्यों? डेंसिटी की वजह से नहीं होता है, वो होता है समथिंग कॉल्ड एज विस्कोसिटी। क्या होता है? अभी विस्कोसिटी क्या होता है वो समझ लेते हैं। चाहे वो वाटर हो, वाटर, या फिर वो हनी हो, शहद, कोई भी लिक्विड हो, जब लिक्विड फ्लो होता है तो हमेशा अपोजिंग फोर्स होता है, मोशन को अपोज करता है वो। क्या करता है वो? मोशन को अपोज। तो वाटर में फ्रिक्शन कम होता है और हनी में ज़्यादा होता है, राइट? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो जब एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन है। क्या है यहाँ पे? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है तीन चीजों पे। एक तो एरिया पे, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा, एग्जाम्पल लो ना, एग्जाम्पल, मैं सिर्फ मेरी एक फिंगर को एक फिंगर के अगेंस्ट में रब कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन कम है ना। पूरा हाथ कर रहा हूँ तो, हाँ, तो एरिया ज़्यादा तो फ्रिक्शन ज़्यादा, मतलब फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। दूसरा, अगर मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ, स्लोली, तो फ्रिक्शन कम है, फास्ट करूँगा तो ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है स्पीड पे भी, और ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है डिस्टेंस पे भी। अभी डिस्टेंस क्या है वो 12th में देखेंगे। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी ज़रूरत नहीं है उसका। जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या लिखते हो? और उसको यहाँ डिनोट करते हैं ईटा से। क्या है ये? ईटा। क्या है ये एन नहीं है, ये क्या है? ईटा। बस यही ईटा है जिसको तुम बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये ईटा क्या बन गया? एफ एक्स अपॉन ए वी। एफ एक्स अपॉन, एफ मतलब कौन? न्यूटन, एक्स मतलब मीटर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और स्पीड मतलब मीटर पर। वेरी गुड। तो देखो अभी क्या हुआ, ऐसा हुआ, कैसा हुआ? ये और ये हो गया कैंसल, सेकंड गया ऊपर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? न्यूमरेटर में। तो क्या हो गया? न्यूटन सेकंड पर। तो आया कि नहीं? आया ना? हाँ, इसलिए क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी। चलो अगला क्वेश्चन। वैसे ये जो फॉर्मूला लिखा ना मैंने, ये इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगला क्वेश्चन हो गया, ये इजी है। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1/4 pi epsilon 0 इन कूलम्स लॉ हैज द फॉलोइंग यूनिट्स। देखिए ऐसा है, अगर मेरे पास दो चार्ज है, एक चार्ज को नाम देता हूँ Q1, दूसरे को बोल देता हूँ Q2, Q1 एंड Q2, और दोनों में डिस्टेंस है R। तो व्हाट इज द फोर्स
between these two charges proportional to Q1 Q2 by R square. इसको कूलम्स लॉ बोलते हैं. अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूँ तो इस क्या लिखते हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. अभी बाकी सब छोड़ दो, बस ये कांस्टेंट ऐसा देखो उसको. आपको किसके यूनिट्स पूछे हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के. तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स तो था ही, इसको वहां भेज दिया, भेज दो वहां पे, क्या बन गया? FR स्क्वायर. और चार्ज को यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? Q1 Q2. बराबर, करेक्ट. ओके. फोर्स मतलब कौन होता है? न्यूटन. न्यूटन. डिस्टेंस मतलब मीटर, तो मीटर का चार्ज किसमें होता है? कूलम. कूलम इंटू कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. कहाँ पे है? ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन ना यूनिट्स नहीं पूछते, डायमेंशंस पूछते हैं. बोलते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डायमेंशंस बताओ. तो बताओ, किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे. और किस पे है? आर स्क्वायर पे. और किस पे है? चार्जेस के प्रोडक्ट पे. ऐसा है ना? गुड. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डायमेंशन फाइंड करने हैं तो किसके पता होना चाहिए? फोर्स के. क्या होते हैं? M1 L1 T-2. और R मतलब डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, तो L2. चार्ज इंटू चार्ज इज चार्ज का स्क्वायर, लेकिन चार्ज इज करंट इंटू टाइम. चार्ज क्या होता है? करंट. करंट के लिए क्या यूज करते हो? A. और टाइम के लिए T. लेकिन इसका क्या था? स्क्वायर. तो क्या बन गया? M1 L3 T-4 और A-2 हो गया डायमेंशन. तो जब आपको डायमेंशन पूछा हो तो ऐसा लिखना. बट अभी नहीं पूछा, लेकिन पूछा हो तो तो अभी ये सिर्फ एक्स्ट्रा बता दिया. अभी खुद घर पे कर लेना सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस एट दिस टाइम, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट और पता होने चाहिए जो आप 12th में सीखोगे तो तब देखेंगे, तब वो क्वेश्चन में आ जाएगा. तो 19 एंड 20 को फिलहाल अभी के लिए पेंडिंग रखते हैं. अब आ जाते हैं हमारा थर्ड नंबर टॉपिक पे, एरर्स ऑफ मेजरमेंट. तो पहला था यूनिट्स, फिर था डायमेंशंस, और अभी आ गया एरर्स. सिंपल क्वेश्चन है इसके, बहुत सिंपल है. इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, तो आप स्फीयर का क्या मेजर कर रहे हो? रेडियस. क्या मेजर कर रहे हो? रेडियस. उस रेडियस के मेजरमेंट में कितना एरर है? कितना एरर है? और देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम. डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम देखो ऐसा है. एरर मतलब डेल्टा R बाय R इंटू 100. कितना है ये? 2%. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई R क्यूब. ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि नंबर है, नंबर में एरर नहीं होता है. तो एरर सिर्फ किस में है? रेडियस में. आपको याद है क्या? z इक्वल टू a रेज टू n था, तो क्या था? डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू n डेल्टा a बाई a. वेरी गुड. तो यहाँ पे बता दो व्हाट इज डेल्टा v बाई v? r बाय, लेकिन परसेंटेज पूछा हो तो इनटू. वेरी गुड. तो कितना हो गया? 6%. कितना हो गया? 6%. चलो यहाँ ध्यान दो. आई गिव यू अ ट्रिक. ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि तुमको पता है वॉल्यूम सिर्फ R क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है. मैंने बताया था आपको इंडेक्स को, पावर को जो बेस में है, बेस में कौन है? रेडियस. उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना. पावर कौन है? 3. R मेरा कितना था? 2. तो 2 इंटू 3 6 हो गया. डन. डायरेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन. अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं वैसे सॉल्व करके बताता हूँ, फिर लिख के भी दूंगा वैसे. और फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय
2k³ L square अपॉन m रूट n। रूट रूट मतलब पावर हाफ, रूट मतलब पावर हाफ, तो n का पावर कितना है? हाफ। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ k, L, m and n are 1, 2, 3 and 4%। द वैल्यू ऑफ x इज अनसर्टन बाय, मतलब परसेंटेज एरर कितना है ऐसा पूछा है। तो अभी जो रूल बताया, पावर 3 इंटू एरर इन k कितना था? 1, तो 3 इंटू 1 3, 2 पावर और l में कितना था? 2 इंटू 2 3 और 4 7 हो गए यहाँ तक। m का पावर 1 है और एरर कितना है? 3, तो कितना हो गया? 3, 7 और 3 10। n का पावर कितना है? हाफ, और एरर कितना है? 4, हाफ इंटू 4 इज 2, तो 10 और 2 12। खत्म हो गया? हो गया। अब इसी को अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसा लिखोगे, x इक्वल टू 2k³ L स्क्वायर m रूट n मतलब n रेज टू हाफ, तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा k बाई k इंटू 100। 2 नंबर है वो मत लिखना, प्लस 2 डेल्टा l बाई एल इंटू 100, प्लस m का पावर 1 है तो सिर्फ डेल्टा m बाई m इंटू 100, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा n बाई n इंटू 100। 3 इंटू 1 2 इंटू 2, ये 3 था, और ये हाफ इंटू 4, ये 1 जा और 2 जा, 2 3 5 5 4 9 9 एंड 3 12, तो हो गया 12%। हो गया आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन हो गया ना? ये नहीं, फास्ट फास्ट फास्ट। क्विक क्विक। चलो अगला क्वेश्चन फाइनली। हाँ ये अच्छा है, अब ध्यान दो। क्वेश्चन सिंपल है, घुमा घुमा के पूछा है, और जेई नीट में ऐसा ही करते हैं। A student measures the distance traversed in free fall of a body। फ्री फॉल, ऑब्जेक्ट था उसको छोड़ दिया, तो वो क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इसको बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं इसको? तो a student measures the distance traversed in free fall of a body initially at rest, मतलब u की वैल्यू कितनी है? 0 in a given time। तो एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया और एक स्टूडेंट है जो देख रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। he uses his data to estimate g। तो जो भी उसको डेटा मिला, डिस्टेंस का, टाइम का, जो भी उसको डेटा मिला, उससे वो क्या फाइंड करने वाला है? g। व्हाट इज g? एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। if the maximum percentage errors in the measurement of distance and time are even and e2। तो हमने जो डिस्टेंस मेजर किया उसमें परसेंटेज एरर कितना है? e1, और टाइम में कितना है? e2। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ g? गुड। तो इसको पहले तो आपको फॉर्मूला के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट इज मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल्स इन अ फ्री फॉल, तो वो डिस्टेंस मेजर कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? रेस्ट से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? डू यू रिमेंबर s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर? याद है कि? यस, करेक्ट। ये होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन। s मतलब डिस्टेंस, u क्या था? 0, और a होता है g, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ दूँ उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इसलिए एक जगह पे क्या लिखा? g, तो ये क्या हो गया? gt स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। आपको क्या एस्टिमेट करना है? g, तो g इक्वल टू 2s अपॉन टी स्क्वायर। 2s अपॉन, ये बन गया फॉर्मूला, बराबर। डू यू रिमेंबर z इक्वल टू a अपॉन b रेज टू n का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा z बाय z इक्वल टू
डेल्टा ए बाय ए प्लस एंड डेल्टा बी बाय बी। तो वही यूज करना है, टू तो नंबर है, तो डेल्टा जी बाय जी इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एस बाय एस प्लस क्या आएगा, टू डेल्टा टी बाय टी। लेकिन उन्होंने परसेंटेज बोला है, तो इंटू हंड्रेड और इंटू हंड्रेड। और जो एस में डिस्टेंस में एरर था उसको नाम क्या दिया था, और टाइम में ई टू, तो क्या आ गया ई वन प्लस टू ई टू, ई वन प्लस टू ई टू, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लक्ष्य असू द्या, all of you need to pay attention here. Very good question, simple भी है। measure of two quantities along with precision मतलब error of respective measuring instrument S। A का वैल्यू कितना आई 2.5 मीटर पर सेकेंड और एरर कितना आया 0.5, क्योंकि प्लस माइनस मतलब एरर। और B कितना है 0.1 और एरर कितना है 0.01। वेरी गुड, वैल्यू ऑफ A इंटू बी विल बी। सबसे पहले जस्ट आस्किंग, मीटर पर सेकंड मतलब कौन, वेलोसिटी, तो ये कौन है वेलोसिटी। सेकंड मतलब कौन, टाइम, बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि ए इंटू बी मतलब कौन, डिस्टेंस, इसलिए देखा मीटर 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 मीटर, बराबर, करेक्ट, गुड, यहाँ तक क्लियर। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पहले समझ लो। तुमको पूछा है वैल्यू ऑफ ए इंटू बी और आंसर देखोगे तो विथ एरर है, विथ एरर है, विथ एरर है, बराबर। अगर मैं z इक्वल टू ए इंटू बी डिफाइन करता हूँ तो डेल्टा z बाय जेड क्या आएगा, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। लेकिन ये तो एरर था ना, एग्जैक्ट वैल्यू क्या करोगे 2.5 इंटू 0.1। यहाँ पे तो इजी है 0.25 है ना, क्योंकि 2.5 इंटू 0.1 कितना होता है 0.25, बराबर। लेकिन कभी करना नहीं, देख लो चारों से है, तो सिर्फ कैलकुलेट क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एरर, वेरी गुड। डेल्टा ए, डेल्टा ए कितना है 0.5 और ए कितना है 2.5, डेल्टा बी 0.01 और बी 0.1। आपको पता है ये 1 और ये 5 जा, और आपको पता है ये 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 कितना होता है पता है, अरे ये 10⁻² है ऊपर और नीचे कितना है 10⁻⁻1, तो ओवरऑल कितना हो गया, तो ये हो गया 1/10, कितना हो गया ये 1/10, 1/5 प्लस 1/10, हाउ मच इज 1/5 प्लस 1/10, नहीं पता, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 2/10 प्लस 1/10। वैसे तो क्या ही था वो, कुछ नहीं था, 1/5 इज 0.2 और 1/10 इज 0.1, तो कितना आ गया 0.3, 0.3 है क्या, ऐसा नहीं। तो कहाँ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ कहीं नहीं हुई, ये तुम्हारा क्या है डेल्टा z बाय जेड। मैंने आपको एक बार बताया था कि कभी कभी ना आपको डेल्टा z बाय जेड नहीं डेल्टा z पूछा होगा, क्या पूछा होगा, डेल्टा z। तो डेल्टा z इज 0.3 इंटू जेड, लेकिन z क्या है, ए बी है, z क्या है, लेकिन ए बी की तो पता है ना वैल्यू कितनी है 0.25, तो 0.3 इंटू 0.25 कितना होता है, व्हाट इज 25 3 75, तो ये 0.3 मतलब 3 इंटू 10⁻⁻1, ये 25 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 75 इंटू 10⁻⁻3 मतलब कितना 0.075, बराबर। आपको पता है कि अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, 5 या 5 से बड़ा, तो जो पहले वाला है उसका प्लस प्लस 1 प्लस, देखो आंसर मिल गया, ऑप्शन ए। So before we go to the next question,
अभी एक एक थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, स्टोरी में ट्विस्ट। अब स्टोरी में ऐसा ट्विस्ट करते हैं, ऑप्शन ए में आपको देता हूँ 0.25 प्लस 0.075, ऑप्शन बी देता हूँ 0.25 प्लस 0.07, ऑप्शन सी देता हूँ मैं आपको 0.25, ऑफकोर्स प्लस माइनस 0.08, और मैं ऑप्शन डी देता हूँ नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर आएगा और क्यों आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन -1 हो गया आपका। देखो ऐसा है, यहाँ ध्यान दो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 है, 1। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1। तो जब इसके एरर में एक सिग्निफिकेंट, इसके एरर में एक सिग्निफिकेंट, तो आंसर के एरर में भी एक सिग्निफिकेंट, मतलब ए तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 है ना, 2 नॉन जीरो है। बचा कौन? बचा कौन? बी एंड सी। अगर मैं राउंडिंग ऑफ नहीं करता, तो 7 आता कि 8 आता? राउंडिंग ऑफ नहीं करता तो क्या आता? तो ऑप्शन क्या आता? बी। ए नहीं आएगा, बी आएगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी देखने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन्ड होता है, द करेक्ट आंसर ऑफ ए बी टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उस केस में 0.07। ओके गुड। अगला क्वेश्चन ये भी सिंपल है। यू मेजर द क्वांटिटीज एज ए इक्वल टू 1 प्लस माइनस 0.2 मीटर, मतलब डिस्टेंस है ये, एंड बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ये भी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर और उसका रूट है, मतलब वापस क्या आएगा? डिस्टेंस, बराबर। वापस क्या आएगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, मतलब डिस्टेंस। तो आंसर देखो मीटर 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 होगा। तो वी शुड रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू ऑफ ए बी, करेक्ट वैल्यू ऑफ ए बी। 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 में 1.4, 1.4, 1.4 और एक में 1.41। ए में, ए की वैल्यू में, एरर में नहीं, ए की वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट है? ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग बाद में आने वाले, लास्ट में आने वाले, पीछे आने वाले, टू द राइट ऑफ डेसिमल क्या है? सिग्निफिकेंट। तो कितने हैं यहाँ पे? कितने हैं? कितने हैं? इसमें 2, इसमें 2, तो आंसर में भी 2। मैंने बताया था ये भी, आंसर में भी कितने? तो ऑप्शन नंबर ए में 1.4 कितने सिग्निफिकेंट? बी में कितने? 3। तो बी तो नहीं होगा, बी तो गया, राइट। तो बचा कौन? ए बी डी, ए बी डिविलियर्स, ए बी डी, है ना। हाँ, तो ए बी और डी में से एक आएगा। क्या आएगा? हाँ, अच्छा ए सी डी, ओके, ए सी डी में से एक आएगा। ओके गुड, कोई बात नहीं, ध्यान है। हमको भी सिर्फ क्या फाइंड करना चाहिए? एरर। तो z इक्वल टू रूट ऑफ ए बी अगर लिखता हूं मैं, तो इसका मतलब z इक्वल टू ए बी रेस टू क्या हो गया? हाफ। आप चाहो तो हाफ और हाफ अलग कर लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं डेल्टा z बाय z लिखने वाला हूँ तो हाफ तो वैसे भी आगे ले लूंगा मैं। तो क्या आएगा? डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, राइट। गुड, हाफ आगे आएगा। नहीं तो बोलोगे एरर में नंबर तो नहीं, ये इंडेक्स है, इंडेक्स मल्टीप्लाई होता है ना? हाँ होता है। तो डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू हाफ। व्हाट इज डेल्टा ए? कितना है? 0.2। व्हाट इज ए? 1। हाँ, अभी इधर 1.0 लिखने की जरूरत नहीं है, वो हो गया उसका काम। व्हाट इज डेल्टा बी? 0.2, बराबर ना। और बी कितना है? 2, करेक्ट, वेरी गुड। तो ये कैलकुलेट करो अभी, डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू 1/2। मैं वही तो देख रहा था कैसे कैलकुलेट करते हो। चलो तुम्हारा 0.2 बाहर निकाल लिया, क्या बचा? 1। क्या बचा? 1/2। व्हाट इज 1/2? हाफ, मतलब 0.5। 0.5 में एक ऐड कर दिया तो 1.5 हो गया। कितना हो गया? 1.5। कितना हो गया? 1.5। 1.5 मतलब होता है 3/2, है ना। हाँ, होता है 1s और 10s, बराबर। 3/2 होता है 1.5,
इंटू ये 10 ऊपर गया तो 10⁻⁻1 तो कितना हो गया 0.15 0.15 ऐसा है क्या? नहीं, तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने अभी तक क्या फाइंड किया, डेल्टा जेड बाय जेड कितना हो गया 0.15, तो डेल्टा जेड कितना होगा 0.15 इंटू जेड, और जेड कितना था 1.4 अभी कैलकुलेशन में बता देता हूँ, लेकिन आपको खुद को सीखने चाहिए कैलकुलेशंस। 15 इंटू 14 15 इंटू 10 150, 15 इंटू 4 60, 150 और 60 210 और वो 10⁻⁻3 तो कितना हो गया 0.210 हुआ ना? हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड। तो बताओ अब ऐसा क्यों किया पता है? लुक एट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एरर 1, इधर भी 1, तो 1 इंटू 1 1, तो फाइनल आंसर में भी 1, तो ये लिखेंगे क्या? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी।